नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में संविधान के भाग के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट भाग हैं, और साथ ही साथ में हम अनुसूचियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि संविधान की अनुसूचियों से एक क्वेश्चन अक्सर कर पूछा जाता है एग्जाम में। तो आइए आज हम इन सभी चीज़ों को कॉन्सेप्ट के बेस पर समझेंगे और देखेंगे कैसे याद करना है। आपको रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल याद करना है। तो कैसे याद करना है, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम टारगेट के बारे में देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो टारगेट है संविधान के भाग, अनुसूचियां और अनुच्छेद 1 से 395 के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। हमारे चैनल का नाम है आकाश ग्लोबल स्टडीज़। इसकी PDF पाने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम वेब। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। आइए सबसे पहले हम जानते हैं संविधान के भाग के बारे में। तो आपको पता होगा कि संविधान के कितने भाग हैं। तो संविधान के कुल 22 भाग हैं। तो 22 भाग में हमें क्या 22 भाग ही याद करने हैं? तो ऐसा नहीं है, हमें 22 में कुछ इंपॉर्टेंट भाग ही याद करने हैं। अब वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट भाग हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम 22 के 22 भागों को देख लेते हैं, आखिर 22 के भाग में दिया क्या गया है। तो भाग 1 में क्या दिया गया है? संघ और उसके क्षेत्र। ये अनुच्छेद अगर पूछे जाए तो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। देखिए, आपको क्या याद करना है, कैसे याद करना है कि अगर मान लीजिए आप किस कंट्री में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं और भारत के संविधान को पढ़ रहे हैं। अगर भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो सबसे पहले किसका इंट्रोडक्शन होगा? तो भारत का ही इंट्रोडक्शन होगा। तो सबसे पहले जो भाग 1 में है, या लेसन 1 कह सकते हैं, लेसन 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य, उसके क्षेत्र। संघ और उसके क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं। अनुच्छेद 1 से 4 तक इनके बारे में वर्णन किया गया है कि भारत एक संघ है और भारत में विभिन्न राज्य हैं। राज्य का कैसा पुनर्गठन किया जाएगा, राज्यों को कैसे मिलाया जाएगा, ये सब चीज़ें किस में वर्णन किया गया? भाग 1 में वर्णन किया गया। अब जब आप भाग 1 में रह रहे हैं तो इसके बाद में आप कहाँ पर रह रहे हैं? भारत में रह रहे हैं। अब भारत में क्या है? भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन कर दिया गया है। इसके बाद में जहाँ पर इस क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में जितने लोग रह रहे हैं, उनके लिए किसका वर्णन कर दिया गया? नागरिकता का वर्णन कर दिया गया। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और अब जब नागरिक लोग रह रहे हैं यहाँ पर, तो उनके कुछ ना कुछ अधिकार होंगे। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन कर दिया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक। इनको हम डिटेल से जानेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। भाग 4 में देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। अब मौलिक अधिकार मिल गए हमको, इसके बाद में हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिल गए। कैसे राज्य नीति बनाएगी, नीतियाँ बनाएगी है, वो सभी हमको मिल गए। इसके बाद में भाग 4A में क्या है? मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। भाग 5 में क्या है? संघ के बारे में वर्णन किया गया है 52 से 151 तक। भाग 6 में क्या है? राज्यों के बारे में वर्णन किया गया, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 में क्या है? संविधान का 7वां संशोधन जब हुआ था तो इसमें इसको हटा दिया गया था, निरसित कर दिया गया। तो भाग 7 को हमें नहीं पढ़ना है, भाग 7 को बिल्कुल याद नहीं करना है। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 में क्या है? 9 में दिया गया है पंचायत के बारे में, अनुच्छेद 243 से 243O तक। इसके बाद में भाग 9A में क्या है? नगर पालिकाएं, अनुच्छेद 243P से 243ZG तक। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति जो कि क्षेत्र हैं, वो भाग 10 में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 244 से 244A तक। भाग 11 में क्या है? भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध कैसे बनेंगे? तो ये भाग 11 में इनका वर्णन किया गया है। इसके बाद में भाग 12 में देखिए क्या किया गया है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद। ये अनुच्छेद 264 से 300A तक किया गया है। इसके बाद में भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक। और भाग 14 में वर्णन किया गया है संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक।
भाग 14A में किया गया है, अधिकरण अनुच्छेद 323A से 323B, और भाग 15 में क्या किया गया है, निर्वाचन के बारे में, अनुच्छेद 324 से 329A तक, भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध, अनुच्छेद 330 से 342 तक, भाग 17 में क्या किया गया है, राजभाषा के बारे में, राजभाषा जो अनुच्छेद 343 से 351 तक है, भाग 18 में आपात उपबंध है, अनुच्छेद 352 से 360 तक है, और भाग 19 में प्रकीर्ण दिया गया 361 से 367 तक, भाग 20 में क्या है, संविधान के संशोधन 368 में बात की गई है, भाग 21 में क्या, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, भाग 369 से 392 तक अनुच्छेद, और भाग 22वां जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इनके बारे में वर्णन किया गया है। तो भाग ये कहाँ से कहाँ तक है, 393 से 395 तक। अब हमको याद कौन कौन से करने हैं, इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं, तो याद कौन कौन से करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा भाग 1 इंपॉर्टेंट है, भाग 2 इंपॉर्टेंट है, भाग 3, भाग 4, भाग 4A और भाग 5, भाग 6 और इसके बाद में भाग 8, 9, 9A, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में 11 नंबर देख लीजिए। 11 नंबर देखने के बाद में आपको कौन कौन सा देखना है, 11 के बाद में सीधा आपको करेक्ट आना है भाग 14 में, और 14 के बाद में आपको 15, 15 के बाद में आपको 17, 17 के बाद में 18, 18 के बाद में आपको 20। बस यही आपको याद करने हैं। यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन भागों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इन भाग को आप जरूर याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, यानी हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, और इससे पहले 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया था, तब मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। इसके बाद में संविधान में संशोधन हुआ और अब करेंट टाइम में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इन सभी 12 अनुसूचियों को हम डिटेल से जानेंगे अगले वीडियो में। हालांकि यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं, 12 अनुसूचियों को याद करने वाले हैं कि सभी अनुसूचियों में दिया क्या क्या गया है। बहुत ही शॉर्ट मेथड से याद करेंगे जिससे आपको याद हो जाए आसानी से। कुछ एक एक दो दो शब्द के बारे में पढ़ेंगे जिससे आसानी से याद हो सके। देखिए पहली अनुसूची क्या है, पहली अनुसूची में संघ और राज्य, जैसा कि आपको पता है पहले भाग में किसके बारे में वर्णन किया गया है, संघ और राज्य के बारे में। तो पहली अनुसूची में भी किसका वर्णन किया गया है, संघ और राज्य। इसके बाद में दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, वेतन और भत्ते, वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीट का उल्लेख किया गया है, और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में छठी अनुसूची में 4 क्षेत्र बताए गए। कौन कौन से 4 क्षेत्र, ATMM आप याद कर लीजिए। ATMM का मतलब क्या होता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। आप इनको जब 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपके मन में बिल्कुल याद हो जाएगी, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि आपको मतलब हर एक चीज समझ में हो जाएगी। आप 1-2 बार पढ़िए, इसके बाद में इसको आप लिखिए, कोशिश करिए बिना देखे लिखने की, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको समझ में आ जाए, और ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। इसके बाद में 7वीं अनुसूची में सूचियों के बारे में बात की गई, लिस्ट के बारे में बात की गई। तो लिस्ट कितने प्रकार की होती है, लिस्ट 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है संघ सूची, सेंट्रल लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, और तीसरी होती है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। ये 3 सूची होती हैं, इनमें सभी में विषय दिए गए हैं। संघ सूची में क्या है, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार का कानून बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों सरकारों का, राज्य और केंद्र सरकारों का कानून बनाने का अधिकार है। इनके बारे में वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार आंदोलन, भूमि सुधार संबंधित बातें की गई हैं, भूमि सुधार संबंधित बातें की गई हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित बातें की गई हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। और इसके बाद में 11वीं अनुसूची में पंचायत का प्रावधान दिया गया है, और 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान दिया गया है। ये सब किसमें है, अनुसूचियों में बात की गई है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पहली अनुसूची संघ और राज्य, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते और पेंशन, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में वर्णन किया गया है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है, राज्यसभा की सीट। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, क्वेश्चन बताते हैं इसमें कैसे पूछे जाते हैं।
अब क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से किस अनुसूची में संघ और राज्य का वर्णन किया गया है, या क्वेश्चन पूछा जाएगा पहली अनुसूची के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है या कौन आता है। तो ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको बताना होगा। इसके बाद में पूछा जाएगा किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया जाता है। तो चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका किस अनुसूची के अंतर्गत शपथ, जो भी शपथ दिलाई जाती है, ओथ और अफर्मेशन होता है, शपथ दिलाई जाती है, वो किस अनुसूची के अंतर्गत दिलाई जाती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सी अनुसूची है? तीसरी अनुसूची है। चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक स्टोरी समझते हैं, स्टोरी बेस पर बात करते हैं। मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं और ए पर्सन है, कोई एक ए पर्सन है। ए पर्सन किस में रह रहा है? एक संघ यानी हमारे देश में रह रहा है। इसके बाद में यह कहीं ना कहीं वर्क करता है, कोई मंत्री बनता है, तो ये क्या है, इसको वेतन मिलेगा और इसके बाद वेतन के बाद में इनको पेंशन मिलेगी। शपथ के बारे में, अब वेतन तो ले लिया है लेकिन काम करना है, काम कैसे करना है, तो वो चीज़ें भी तो, उसकी भी तो शपथ दिलानी चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में बचपन में आपने देखा होगा कई विद्यालय में ऐसा होता था कि शपथ दिलाई जाती थी कि हम प्रतिदिन अपना काम करेंगे, ऐसे करके सारी शपथ दिलाई जाती। तो ऐसे इन लोगों को भी शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद में अब कैसे वर्क करना है संघ में, हमारे जो देश है, नेशन है, नेशन में कैसे किस प्रकार से वर्क करना है, और वर्क करने के लिए जो राज्यसभा होता है, देखिए दो संसद भवन के पार्ट होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। इसके बाद में राष्ट्रपति भी होता है, लेकिन संसद भवन में जो लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा की सीट का उल्लेख कहाँ पर किया जाता है? चौथी अनुसूची में किया जाता है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति है और जनजाति जितने भी क्षेत्र हैं उन पर कैसे प्रशासन करना चाहिए, उन पर कैसे कंट्रोल और नियंत्रण करना चाहिए, तो ये सब किस में किया जाता है? पांचवी अनुसूची में। अब वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये छठवीं अनुसूची में बात की गई है। अब जब क्षेत्रों की भी बात हो गई, इसके बाद में अब बात आती है, सरकार भी सबकी बन गई है। सरकार बनने के बाद में कौन कौन विषय पर, कौन सी सरकार किस विषय पर कानून बनाएगी, तो ये सूची में इनका वर्णन कर दिया गया, जो कि 7वीं सूची में है। अब भाषाएं कितनी हैं? पूरे क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं, आपने देखा होगा कि हमारे भारत में विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि हर थोड़ी थोड़ी दूर पर आप जाएंगे तो भाषाएं बदली हुई मिलेंगी, कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी एकता है, अनेकता में एकता है। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। 9वीं अनुसूची जो कि पहले संशोधन में जोड़ी गई थी 1951 में, भूमि सुधार से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची पंचायतों का प्रावधान है। और 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान है। इसके बारे में हम वर्णन करेंगे डिटेल से अगले वीडियो में। फिलहाल में हम जानते हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 से 395 तक, अनुच्छेद 1 से 395 तक सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसे हमको याद करना है। एक कॉन्सेप्ट और एक स्टोरी बेस पर याद करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से। देखिए आपको समझना होगा, हमने जो अनुच्छेद में जो शॉर्ट में लिखा है ना, तो वो एक तरीके से सबकी स्टोरी बनती हुई चली जा रही है, तो इस तरीके से आपको याद करना होगा। अधिक जानकारी के लिए और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे एग्जाम वेव एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम वेव। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तुरंत एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से इसकी फ्री में PDF प्राप्त कर लीजिए। फ्री में आपको यहाँ से PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए PDF को। और अधिक जानकारी के लिए एग्जाम वेव पर आप क्लिक करिए। साथ ही साथ में एग्जाम वेव को डाउनलोड करके यहाँ पर आप चैट पर जाकर आप सपोर्ट ले सकते हैं किसी भी चीज़ का। चलिए अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, तो अनुच्छेद 1 के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 1 में देखिए क्या दिया गया है, भारत राज्यों का संघ होगा। जैसा कि हमने आपको बताया था पहले कि भाग 1 में क्या दिया गया, भारत और संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। तो 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 1 में क्या होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ का मतलब क्या है कि यह है कि यूनियन ऑफ स्टेट है। कैसा है, यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। मतलब यहाँ पर अगर स्टेट अलग होना चाहे तो अलग नहीं हो सकता है, इसमें संसद ही अपना दखल दे सकती है। मतलब संसद ही सब कुछ नियम बनाएगी कि किस राज्य को कहाँ से सीमा बनानी है और किस राज्य को कहाँ तक जोड़ना है और कैसे कैसे राज्यों का बंटवारा करना है। तो
तो ये सभी काम किसके हैं? संसद के सभी काम हैं। अब बात क्या है, देखिए भारत राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 2 में क्या किया गया है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब आपको पता होगा कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि 1975 में आपको याद होगा कि सिक्किम भारत में शामिल हुआ था। कौन हुआ था शामिल? सिक्किम भारत में शामिल हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिक्किम भारत में शामिल हुआ वह किस अनुच्छेद के तहत शामिल हुआ था? तो अनुच्छेद 2 के तहत शामिल हुआ था, नए राज्यों का प्रवेश हुआ था। तो नए, अब भारत राज्यों का संघ है, इसके बाद में इसमें नए राज्य भी तो आएंगे। तो मान लीजिए कोई राज्य आना चाहे तो इस संघ में आ सकते हैं, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत आ सकते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या होगा कि राज्यों का निर्माण किया जा सकता है और सीमाओं या नामों में परिवर्तन लाया जा सकता है, या फिर सीमा बाउंड्री में परिवर्तन लाया जाएगा, या फिर क्या लाया जाएगा, या फिर उनके नाम में परिवर्तन, उनके नेम में परिवर्तन लाया जाएगा। ये अनुच्छेद किसमें वर्णन किया गया? अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 4 में देखिए क्या वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 4 में वर्णन किया गया पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां जो होंगी तो वो किसके अंतर्गत आएंगी? अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आएंगी, और इस पर कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। इस पर जो भी काम करेंगे वो कौन करेगा? संसद काम करेगा। तो ये अनुच्छेद 4 में इसका वर्णन किया गया है। पहला अनुच्छेद आपको याद हो गया, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुच्छेद याद हो गया, नए राज्य अगर कोई मिलना चाहे तो राज्य आ सकते हैं। तीसरा अनुच्छेद क्या है? उनकी सीमाओं में, उनके नामों में अनेक प्रकार का, और या फिर कोई निर्माण किया जाएगा, किसी भी नए राज्य का निर्माण किया जाना, मतलब भारत के अंदर ही। जैसे क्या हो गया था, आपको याद होगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात याद होगी। तो ये क्या है? नए राज्य, ये निर्माण किया गया, राज्य का निर्माण किया गया, तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। तो ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 4 में क्या है कि जो ऊपर अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 2 और 3 में जो काम चल रहा है, और अनुच्छेद पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन में जो काम चल रहा है, उसमें कौन करेगा काम? केवल विधियां बनाने का अधिकार किसके पास है? बनाई गई विधियों का अधिकार किनके पास है? संसद के पास है। इसमें और कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 4 तक आपको क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 5 में क्या है? देखिए 5 से 11 तक किसका वर्णन किया गया है? 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। नागरिकता में अनुच्छेद 5 में जो सबसे पहले आता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अब जब संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो प्रारंभ में नागरिकता चाहिए होती है, क्योंकि अब संविधान बनकर तैयार हो गया, अब लोग जो रह रहे हैं इनको नागरिकता चाहिए। तो अनुच्छेद 5 में नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया, सिटीजनशिप के बारे में वर्णन किया गया था। अब संविधान बना, मतलब पार्टीशन हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था। विभाजन में पाकिस्तान और इंडिया 2 भागों में विभाजित हो गया था भारत अपना। और पाकिस्तान में अब क्या देखिए क्या होता है कि भारत में आने वाले व्यक्ति जो भी पाकिस्तान से भारत में आ रहे थे, उनको अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता दी गई थी। और पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता किसमें मिली थी? उनको मिली थी अनुच्छेद 7 के तहत। और अनुच्छेद 8 के तहत किनको मिली थी? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किससे? 8 से। अब यहाँ पर हम एक डिटेल देखते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या है? नागरिकता के बारे में, प्रारंभ में नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। 6 में क्या है कि पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उनको नागरिकता देने की बात की गई अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में फिर क्या है? अनुच्छेद 7 में वर्णन किया गया था कि जो पहले भारत से पाकिस्तान गए, अब पाकिस्तान में उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो पाकिस्तान से फिर वापस आ गए, इंडिया में माइग्रेंट हो गए। तो यहाँ पर किसके बारे में? 7 में वर्णन किया गया, अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8 में क्या है? अब जो व्यक्ति अभी इस समय में यहाँ रह रहे हैं, लेकिन यहाँ ना रहकर विदेशों में रह रहे हैं, कोई स्टडी या फिर अपने व्यापार के लिए या स्टडी के लिए, कुछ ना कुछ कमाने के लिए बाहर गए, विदेश में गए, तो उनकी नागरिकता बनी रहेगी। ये अनुच्छेद 8 में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 9 में क्या बात की गई है? अनुच्छेद 9 में बात की गई, अगर आप विदेश जा रहे हैं और विदेश की नागरिकता कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं विदेश की नागरिकता, तो आपकी नागरिकता हटा दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 में क्या है कि आपके नागरिकता के अधिकार, जो भी आप भारत के नागरिक रहकर जो भी आपके अधिकार होंगे वो आपके बने रहेंगे। आपके चाहे जो भी अधिकार होंगे, नागरिकता से संबंधित अधिकार होंगे, वो आपके बने रहेंगे,
चाहे आप कहीं पर भी हों। 10 में ये वर्णन किया गया है। 11 में क्या किया गया है कि संसद द्वारा नागरिकता से संबंधित जो भी कानून होंगे वो संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। एक बार रिवीजन करते हैं। 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 में क्या है? भारत में आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। 7 में पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, मतलब पहले पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से वापस से भारत में आए, इनको नागरिकता। 8 में क्या है? जो भी व्यक्ति बाहर रह रहे हैं भारत से, उनके लिए नागरिकता। 9 में क्या है? अगर कोई मान लीजिए बाहर से नागरिकता, बाहर की नागरिकता ले लेता तो यहाँ की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकार आपके बने रहेंगे, इनकी सुरक्षा बनी रहेगी। सुरक्षा के बारे में चर्चा की गई है। नागरिकता से संबंधित सुरक्षा के बारे में चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट आता है अनुच्छेद 12 से 35, हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में आता है। तो इनमें 12 से 35 में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो आपको याद करना होगा। अनुच्छेद 12 में क्या किया गया है? अनुच्छेद 12 में परिभाषा के बारे में, राज्य की परिभाषा बताई गई है। 13 में क्या बताया गया है? 13 में बताया गया मूल अधिकारों का असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में बताया, कानून के बारे में बताया गया कि कौन कौन से कानून बनेंगे 13 में। इसके बाद में अनुच्छेद 14 में क्या किया गया है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता। आपके कानून के समक्ष जो भी विधि होगी वो आपको समानता बनी रहेगी। आप चाहे समानता बनी रहेगी, विधि के समक्ष समानता बनी रहेगी। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर, देखिए 5 बेस दिए गए। कितने दिए गए? 5 दिए गए हैं। कौन कौन से? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप पर भेदभाव नहीं, भेदभाव पर रोक के लिए बात की गई अनुच्छेद 15 में। इसके बाद में 16 में क्या किया गया? लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है। देखिए लोक नियोजन मतलब क्या है? पब्लिक सर्विस में अवसर की समानता दी गई है। जैसे आपने देखा होगा EWS सर्टिफिकेट, वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। EWS सर्टिफिकेट हो गया, OBC आरक्षण हो गया, SC ST आरक्षण हो गया, रिजर्वेशन हो गया, वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये समानता की बात की गई है। इसके बाद में 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत किया गया है। 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गई है। 19 का में सूचना का अधिकार है। और साथ ही साथ में 20 में देखिए क्या है? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और 21 में क्या है? दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और 21 का में क्या है? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 23 में देखिए क्या दिया गया? मानव के दुर्व्यापार, बेगारी और बालाश्रम पर प्रतिबंध है। इसके बाद में अनुच्छेद 24 में 14 से कम वर्ष के आयु के बच्चों को खाने या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता, अनुच्छेद 24 में। 26 में देखिए इंपॉर्टेंट है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। 25 में देखिए क्या दिया गया है? 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। 29 देखिए इंपॉर्टेंट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण दिया गया है। और 30 में दिया गया है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये सभी 30 में बात की गई है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है इसे। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। इसमें 5 रिटों के बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में चर्चा की गई? 5 रिट के बारे में। अब हम बात करते हैं DPSP के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की। अनुच्छेद 39 का में देखिए क्या किया गया है? सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 में सामान्य नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण, वन तथा जीव की रक्षा। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 में बात की गई है। ये हमारे क्या है? DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 51 का, जो कि मौलिक कर्तव्य में आता है, तो मूल कर्तव्य के बारे में इसमें बात की गई है। 51 का में कितने मूल कर्तव्य? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 52 से अब हमारा स्टार्ट हो गया संघ के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? संघ के बारे में पढ़ेंगे। तो संघ में जो सबसे पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया? भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 53 में देखिए किसके बारे में चर्चा की गई है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में किसके बारे में चर्चा की गई है? राष्ट्रपति का निर्वाचन।
अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रणाली के बारे में, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं, अनुच्छेद 60 इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में देखिए क्या दिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये किस में बात की गई, अनुच्छेद 64 में। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 65 में किसके बारे में चर्चा की गई, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति और उपराष्ट्रपति के कार्यों के बारे में चर्चा की गई है कि जब राष्ट्रपति के पद की रिक्ति होगी तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेगा। ये किस में चर्चा की गई, 65 में। और 66 में किसके बारे में चर्चा की गई, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। 67 में चर्चा की गई उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में। 68 में चर्चा की गई है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन के बारे में। और 69 में चर्चा की गई है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। और 70 में चर्चा की गई है अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह। और 71 में चर्चा की गई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषयों के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 72 में देखिए क्षमादान की शक्ति है। इसके बाद अनुच्छेद 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। और अनुच्छेद 79 में संसद का गठन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र और सत्रावसान और विघटन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। अनुच्छेद 85 को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। 87 में देखिए क्या गया, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। 87, 88, 88 में देखिए क्या दिया गया है, संसद सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना, अनुच्छेद 90 में चर्चा की गई। अनुच्छेद 91 में सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 92 में सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसके पीठासीन का ना होना, इसकी चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 93 को आप स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 में देखिए किसके बारे में चर्चा की गई है, अनुच्छेद 95 में चर्चा की गई है अध्यक्ष में कर्तव्य और शक्तियां, अध्यक्ष पद की कर्तव्य और शक्तियां। इसके बाद में अनुच्छेद 96 में चर्चा की गई है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प तब उसका पीठासीन ना होना, ये 96 में चर्चा की गई है। 97 में देखिए क्या बात कहा गया है, सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष के वेतन और शर्तें। संसद का सचिवालय होगा, यहाँ पर सचिवालय के बारे में चर्चा की गई 98 में। 99 में बात की गई सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 100 संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में 108 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 108, इसको याद कर लीजिए, संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 109 इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 109 में क्या है, प्रक्रिया है। और धन विधेयक है किसमें, 110 में है, 110 में धन विधेयक है, 109 में प्रक्रिया है और 108 में क्या है, संयुक्त बैठक है। तीनों महत्वपूर्ण है अनुच्छेद, याद कर लीजिए। विधेयकों पर अनुमति 111 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिए। 112 में बजट के बारे में, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में चर्चा की गई। बजट शब्द नहीं प्रयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द प्रयोग किया गया है, तो इसके बारे में 112 में चर्चा की गई। अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के नियम। और अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 123 में इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति का अध्यादेश। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। और 127 में देखिए क्या गया, तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 में क्या बात की गई है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना।
अनु अनुच्छेद 130 में देखिए क्या बात की गई है, उच्चतम न्यायालय का स्थान। और अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन 137 में बात की गई है। इसके बाद में 143 इंपॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 144 में देखिए क्या है, सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य करने की शक्ति और गणिपूर्ति। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 में राज्यों के राज्य का लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 153 इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, राज्यों के राज्यपाल। 154 में शक्तियाँ इनकी, और इसके बाद में 155 में नियुक्ति दी गई है, और 156 में पदावधि दी गई है, और 157 में अहर्ताएँ दी गई हैं, 158 में शर्तें दी गई हैं, और 159 में प्रतिज्ञान दिया गया है, और 163 में बात की गई है राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की बात की गई। मंत्रिपरिषद शब्द केवल एक ही जगह यूज किया गया है ये, और मंत्रिपरिषद की बात की गई 163 में। 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, और 165 में राज्यों की महाधिवक्ता, और 166 में राज्य सरकार का संचालन। 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य इंपॉर्टेंट है। 168 राज्य के विधानमंडल का गठन, और 170 में बात की गई विधानसभाओं की संरचना। 171 में विधान परिषद की संरचना। 172 में राज्यों के विधानमंडल की अवधि के बारे में। ये तीनों अनुच्छेद 170, 71, 72 ये तीनों अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 176 में देखिए बात की गई है राज्यपाल की विशेष अभिभाषण के बारे में, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसके बाद में अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में, मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में, राज्यपाल की शक्ति के बारे में चर्चा की गई है। और 178 में विधानसभा की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा की गई है। 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना और या फिर हटाया जाना पद से, इसके बारे में 179। 180 में बात की गई अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति, और 81 में बात की गई अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन ना होना, ये 181 में बात की गई है। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। 183 में बात की गई है सभापति उपसभापति का रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। 184 में सभापति के पद कर्तव्यों का पालन व शक्ति। सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना, अनुच्छेद 185 में बात की गई है। इसके बाद में 186 में देखिए क्या कहा गया है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति का वेतन और भत्ते, राज्य के विधानमंडल और सचिवालय का ये बात की गई है। इसके बाद में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 188 में। 189 में बात की गई सदनों के मतदान रिक्तियों हेतु साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति के बारे में। 199 में देखिए किसके बारे में, धन विदेश की विधेयक की परिभाषा के बारे में बात की गई है, राज्यों के धन विदेश की परिभाषा के बारे में। इसके बाद में 200 में क्या है, विधेयकों को पर अनुमति के बारे में। देखिए धन विधेयक है, ये राज्यों के कितना है, 199 है, 199 धन विधेयक, यहाँ पर विधेयक होगा। 200 में विधायकों पर अनुमति, इसके बाद में विधेयकों पर अनुमति। इसके बाद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। 213 में विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के लिए। इसके बाद में 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 में किसकी बात की गई, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 216 में बात की गई उच्च न्यायालय का गठन, और 217 में बात की गई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, पदावधि और शर्तें। न्यायाधीशों का वेतन 221 में। 222 में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीश का अंतरण या स्थानांतरण। इसके बाद में 223 में बात की कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 224 में। 226 में कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 231 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। और 233 में बात की गई जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 241 में बात की गई है संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। 243 में बात की गई पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समितियों के बारे में। 243 में बात की गई है। 244 में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा, 244 में बात की गई है। 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। 252 में किसकी बात की गई, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में चर्चा की गई है। 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति के बारे में चर्चा की गई है। 256 में राज्यों की और संघों की बाध्यता, और 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। 262 में किसके बारे में चर्चा की गई है, अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधित विवादों
का न्याय निर्णय कैसे होगा 262 में चर्चा की गई है। 263 में अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन किया गया है। और 266 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संचित निधि के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद में 267 में देखिए किसके बारे में चर्चा की गई, आकस्मिक निधि। 269 में संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद में 270 में देखिए किसके बारे में चर्चा की गई, संघ द्वारा इकट्ठे किए गए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर के बारे में चर्चा की गई है। वित्त आयोग की चर्चा इंपॉर्टेंट है, 280 में की गई है। और वित्त आयोग की सिफारिशें किस में है, 281 में। आयोग किस में है, 280 में। सिफारिशें किस में है, 281 में। और 292 में किसकी चर्चा की, भारत सरकार द्वारा उधार लेना। भारत सरकार किसी से जब कोई भी अन्य देश से उधार लेती है तो उसकी चर्चा किस में की गई, 292 में की गई। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर याद कर लीजिए। 293 में राज्यों द्वारा उधार लेना। 300 में किसकी बात की गई, संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था लेकिन अब ये मौलिक अधिकार न बनाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। 301 में किसकी चर्चा की गई है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। इसके बाद में 309 में चर्चा की गई राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के बारे में। 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि के बारे में। 313 के संक्रमणकालीन उपबंध। और 315 में संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, इंपॉर्टेंट है 315 आप देखिए 315 में क्या बात की गई, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा की गई है। 316 में सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि, किसमें, यूपीएससी में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में बात की गई है। 317 में लोक सेवा आयोग के लिए किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। 317 में 320 में लोकसभा आयोग के बारे में कृत्य यानी कार्यों के बारे में वर्णन किया गया है। 323 में किसके बारे में वर्णन किया गया, प्रशासनिक अधिकरण के बारे में चर्चा की गई है। 323 में अन्य विषयों के लिए अधिकरण। 324 में निर्वाचन के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, निर्वाचन आयोग की बात की गई है। इसके बाद में निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्णन किसमें किया गया है, 329 में किया गया, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 330 में क्या किया गया है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का जो स्थान है आरक्षण किया गया है, आरक्षण दिया गया है। इसके बाद में 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है, लेकिन अब ये खत्म कर दिया गया है, अब ऐसा नहीं होता है, अब ये बिल्कुल खत्म कर दिया गया। लेकिन बस आपको अनुच्छेद याद कर लेना जिससे पूछा जाए, जो आप जल्दी से बता सकें। 332 में राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है। और इसी प्रकार 333 में किसका वर्णन किया गया है, राज्य के विधान में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है, लेकिन ये भी हटा दिया गया है। इसको भी आपको याद नहीं करना होगा, बस अनुच्छेद याद करना होगा। अनुच्छेद 343 में संघ की परिभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा और संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषाओं में शिक्षा की सुविधाएं दी गई हैं। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। 352 में आपात की उद्घोषणा के प्रभाव दिए गए हैं। 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाने में की दशा में उपबंध दिए गए हैं। इसके बाद में 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध दिए गए हैं। और 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है। 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध दिया गया है, इंपॉर्टेंट है 377, इसको आपको याद करना होगा, स्टार मार्क कर लीजिए। इसकी PDF आपको एग्जाम वेव एप्लीकेशन से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, तो एग्जाम वेव एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी प्रोवाइड करा दी गई है। साथ ही साथ में कमेंट में पिन में आपको देख लीजिए, पिन में कमेंट पिन कर दी गई है। अनुच्छेद 378A में किया गया आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के लिए विशेष प्रावधान। 379 से 391 हटा दिया गया, इसको आपको नहीं देखना है। इसके बाद में अनुच्छेद 392 देखिए, कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 393 में लघु शीर्षक के बारे में चर्चा की गई है। और 394A में हिंदी भाषा में आधिकारिक पाठ के बारे में चर्चा की गई। और 395 हटा दिया गया, इसके बारे में चर्चा की गई है।
यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो मैंने कराए हैं, ये तो सभी महत्वपूर्ण हैं ही, जो इनमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा की है। तो इसकी PDF आपको एग्जाम वेब एप्लीकेशन से मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और डेली कम से कम 10 से 15 अनुच्छेद पढ़िए। एक स्लाइड भी पढ़ेंगे ना तो आपको 10 से 15 दिन में पूरे कंप्लीट अनुच्छेद याद हो जाएंगे, और रिवीजन करते रहिए जिससे आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएं। हमने आपको डाटा दे दिया है, आपका बस काम है याद करना। आप लिख लिख के याद करिए, 10 अनुच्छेद पढ़िए, वापस से रिवीजन करिए, एक बार लिखिए, देखिए कहाँ गलती की है, फिर वापस से पढ़िए और वापस से रिवीजन करिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आकाश ग्लोबल स्टडीज़। यहाँ पर आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टेट PSC के लिए स्पेशल फोकस रहेगा हमारा, और स्टेट PSC के लिए स्पेशल क्लासेस भी चलाई जाएंगी। आपकी क्लासेस RO ARO के लिए बहुत जल्द क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। RO ARO की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। यहाँ पर आपको फ्री में स्टडी नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको वीडियो क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी जिससे आपको समझ बन सके, और डाउट सेशन भी कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज भी आपको साथ ही साथ में कराई जाएंगी। इन सभी जानकारी के लिए और इन सभी चीज़ों के लिए आपको एक काम करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी PDF के लिए आप एग्जाम वेब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, यहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।